हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं आज पार्ट नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। जो कल से आगे वाला पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, ये बिंदु अपन पढ़ेंगे आज कि जनसंख्या घनत्व। अपना पॉइंट है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्या करते हैं, पूछते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है, कैसे जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है, या कई बार पूछ लेते हैं कि सन 2011 के अनुसार। तो अपने इसके अंतर्गत इस पॉइंट में अपन पढ़ते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, यानी जो अपना प्रति जो वर्ग किलोमीटर है, इस क्षेत्र में जो निवास करने वाले व्यक्तियों की जो संख्या होती है, यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रति जो वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले, प्रति वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। बात क्या है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो प्रति जो वर्ग किलोमीटर में जो बसने वाले जो व्यक्तियों की संख्या है, यानी कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंतर्गत कितने व्यक्ति यानी कि इसके अंतर्गत निवास करेंगे, उसे कहते हैं अपन लोग जनसंख्या घनत्व। तो यहाँ एक परिभाषा पूछ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। आगे वाला अपन पूछ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व को किस सूत्र के द्वारा। तो आगे अपन लिखते हैं कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र किस तरह से, कि जनसंख्या घनत्व का सूत्र किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो जनसंख्या का सूत्र है कुल जनसंख्या बटा इसका क्षेत्रफल, यानी अपन इसका जो निकालते हैं सूत्र है कि कुल जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। कई बार एग्जाम के अंतर्गत क्या करते हैं, पूछ लेते हैं पर्सन में यहाँ लिख रहा हूँ कि 1 वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग या 50 वर्ग किलोमीटर में बसने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 या 5000 है। कितनी है? 5000 व्यक्ति है। तो वहां पूछता है कि इसका जनसंख्या घनत्व कितना होगा। तो अपन इसको वापस इसके सूत्र के अंतर्गत इसको ले जाते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? 5000। इसके अंतर्गत इसमें भाग कितने का देते हैं? 50 का। जब इसे अपन इसका भाग देते हैं तो जितना इसके अंतर्गत आता है यानी कि 1000, तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना आया? 1000। तो ये अपन किस तरह से निकालते हैं? सूत्र के द्वारा निकालते हैं जनसंख्या घनत्व। आगे वाला पॉइंट आता है कि जनसंख्या घनत्व है, इसी में अंतर्गत आता है कि सन 2000, एक आगे वाला क्वेश्चन है कि सन 2011 के अनुसार, यानी सन 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो सन 2011 के अनुसार जो राजस्थान का अपना जो जनसंख्या घनत्व है यह 200 व्यक्ति यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पर अपने जनसंख्या घनत्व से संबंधित यानी कि 3 क्वेश्चन आते हैं। तीनों क्वेश्चन अपने क्लियर हैं। पहला है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र, यानी कई बार पूछते हैं कि जनसंख्या घनत्व किस तरह से निकाला जाता है। 1 नंबर का प्रश्न पूछ लेते हैं। तो कुल जनसंख्या होती है, उसका जितना क्षेत्रफल होता है उसका, यानी कि कुल जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देके अपन क्या निकालते हैं? जनसंख्या घनत्व। तो कई बार एग्जाम के अंतर्गत बोर्ड में पूछ लेते हैं कि एक वर्ग में या किसी क्षेत्र के अंतर्गत 50 वर्ग किलोमीटर एक क्षेत्र है, 50,000 उसके अंतर्गत व्यक्ति निवास करते हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व क्या है? यानी जितनी जनसंख्या उसके अंतर्गत कितना किलोमीटर उसका भाग देते हैं, जितना आता है उतना ही क्या उसका वहां का जनसंख्या घनत्व। आगे वाला एक प्रश्न है, अपनी किताब के अंतर्गत दिया हुआ एक पॉइंट है कि राजस्थान की जिलेवार या राजस्थान को जिलेवार जनसंख्या घनत्व को, प्रश्न में यहां लिख रहा हूं राजस्थान को जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व
के आधार पर जिलेवार वर्गीकृत कीजिए। यानी प्रश्न क्या है कि राजस्थान को जनसंख्या घनत्व के आधार पर, यानी अपने राजस्थान के जो 33 जिले हैं उन 33 जिलों को जनसंख्या घनत्व के आधार पर यानी कि उसको वर्गीकृत करना है। तो इसका उत्तर अपन अगर लिखते हैं सारणी के तौर पर भी लिख सकते हैं, वरना इसको अपन एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं कि सबसे पहले पहला पॉइंट आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का क्या है कि राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है उसके अंतर्गत जिलों की संख्या 4 है। यानी कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर जिलों को अगर अपन वर्गीकृत करते हैं तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है उसके अंतर्गत जिलों की जो संख्या है वो कितनी है, 4। जिलों का अगर अपन नाम लिखते हैं तो इसके अंतर्गत लिखते हैं जयपुर, दूसरा इसके अंतर्गत लिखते हैं भरतपुर, तीसरा इसके अंतर्गत अगर अपन 2 जिले हैं जयपुर है भरतपुर है, तीसरा जिला आता है दौसा और चौथा जिला आता है अलवर। अपन इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि सर्वाधिक जो अपना जनसंख्या घनत्व है उसके अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी है, 4। जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। यहाँ एक चीज और है कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व उसका कितना है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्न पूछ सकते हैं कि सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है जिलों की संख्या कितनी है, 4। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का कितना है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में जो जयपुर, भरतपुर, दौसा और क्या आता है, अलवर। तो अपन इसके अंतर्गत एक छोटा प्रश्न और बड़ा प्रश्न दोनों यहाँ क्लियर होते हैं कि राजस्थान को जनसंख्या घनत्व के आधार पर अगर जिलेवार की अगर अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, जिलों की संख्या 4 है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, जयपुर, भरतपुर, दौसा और क्या आता है, अलवर। दूसरा आता है अधिक जनसंख्या घनत्व, अधिक जनसंख्या घनत्व। अगर अधिक जनसंख्या घनत्व की अगर अपन बात करते हैं तो 300 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर अपन अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 300 व्यक्ति से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या कितनी आती है, 7। यानी कि इसको कैसे लिखेंगे कि अधिक जनसंख्या घनत्व में 300 व्यक्ति से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर क्या करते हैं, निवास। इसमें जिलों की संख्या कितनी आती है, 7। जिले कौन कौन से आते हैं, जिलों का एक बार मैं बता रहा हूँ, धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर और अजमेर। यानी कि अपने 7 जिले आते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जिलों की जो संख्या है 7 है। धौलपुर है, बांसवाड़ा है, कोटा है, डूंगरपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अजमेर। तो जिले यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ धौलपुर, कोटा, सीकर, उसके बाद मैं लिख रहा हूं अजमेर, धौलपुर, कोटा, सीकर। यानी कि धौलपुर, कोटा, सीकर, डूंगरपुर, झुंझुनू और अजमेर, यह जिलों की संख्या कितनी है, 7। तीसरा आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व। मध्यम जनसंख्या घनत्व है जिसका जनसंख्या घनत्व है 200 से लेकर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी कि मध्यम जो आपका जनसंख्या घनत्व है जिसके अंतर्गत यानी कि 200 से लेकर 300 व्यक्ति यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर आपका क्या जनसंख्या घनत्व है। 200 से 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो जिलों की संख्या कितनी आती है, 7 जिलों की संख्या आती है। 7 जिले कौन कौन से हैं, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, सवाई माधोपुर है, सिरोही है, भीलवाड़ा है, करौली है, उदयपुर है, राजसमंद है, झालावाड़। दोबारा यहां लिख रहा हूं, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, उसके बाद के अंतर्गत है सिरोही,
सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, करौली, सिरोही, भीलवाड़ा, उसके बाद में उदयपुर, राजसमंद, उदयपुर, राजसमंद, उसके बाद के अंतर्गत झालावाड़, चौथा आपका आता है मध्यम जनसंख्या घनत्व के बाद में आगे वाला आता है न्यून जनसंख्या घनत्व। जब न्यून जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत अगर अपन अध्ययन करते हैं कि न्यून जनसंख्या घनत्व क्या है, तो इसके अंतर्गत 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व आता है। 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जिसके अंतर्गत जिलों की संख्या कितनी आती है, 12 आती है। यानी कि न्यून जो आपका जनसंख्या घनत्व है उसके अंतर्गत जो जिलों की संख्या वह कितनी आती है, 12 आती है। जिसके अंतर्गत जिलों के नाम बता रहा हूं, यानी कि टोंक, जिलों की संख्या कितनी है, 12, जिसके अंतर्गत टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, टोंक लिख दिया, टोंक, चित्तौड़गढ़, आपका प्रतापगढ़, उसके बाद में बूंदी, उसके बाद में नागौर, टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उसके बाद में बूंदी, नागौर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, उसके बाद के अंतर्गत 12 जालोर, 12 आ गया। उसके बाद में आपका कौन सा जिला आ गया आपका, यानी कि जालोर आ गया। उसके बाद में चूरू आ गया, और कौन सा आ गया, पाली। अगर अपन बात करते हैं न्यून जनसंख्या घनत्व की, जिलों की संख्या 12 आती है, 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसके अंतर्गत कौन से आते हैं, टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, 12, जालोर, चूरू, और कौन सी जिले आते हैं इसके अंतर्गत आपके, पाली जिले आते हैं। फिर तीसरा आगे वगैरह आपका आता है 5वां, यानी कि न्यूनतम। जब आप न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 100 से कम होता है। 100 से कम कितने जिलों की संख्या आती है, 3 जिले ऐसे आते हैं तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं, जिसका जनसंख्या आपका जो घनत्व होता है 100 से भी क्या है, कम। जिसके अंतर्गत जिलों के जो नाम आते हैं बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, यानी कि आपके बीकानेर, बाड़मेर, और उसके बाद में आपके जैसलमेर, यानी कि न्यूनतम आपका जनसंख्या घनत्व। एक बार मैं इस प्रश्न को दोबारा बता देता हूँ। कैसे प्रश्न आता है कि राजस्थान को जनसंख्या घनत्व के आधार पर कितने वर्गों में, कितने भागों के अंतर्गत इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आपको बता दूं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिलों की संख्या 4, अधिक 300 से लेकर 400, मध्यम में 200 से लेकर 300, उसके बाद में न्यून यानी कि 100 से लेकर 200 व्यक्ति, न्यूनतम यानी कि 100 व्यक्ति से भी यानी प्रति वर्ग किलोमीटर कम होता है। ये आपका प्रश्न पूछा जाने वाला है कि राजस्थान के अंतर्गत जिले के आधार पर जनसंख्या घनत्व को कितने वर्गों के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया। आगे वाला आता है लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या होता है, कई बार परीक्षा के अंतर्गत पूछ लेते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी कि लिंगानुपात क्या होता है, प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। बात आती है राजस्थान की, बात आती है भारत की, कि राजस्थान के अंतर्गत यानी कि लिंगानुपात कितना है, ये पॉइंट अपन ने किसके अंतर्गत, विशेषताओं के अंतर्गत अपन इसको पढ़ा था। अगर राजस्थान में लिंगानुपात की बात करते हैं कि लिंगानुपात क्या है, तो प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। इसका जब अगर सूत्र लिखना चाहें अपन लोग कि सूत्र कैसे लिखे हैं, तो स्त्रियों की जनसंख्या, स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा
हजार। कई बार क्या पर्सन अपने क्या करते हैं, कई बार पुरुषों की जनसंख्या बटा स्त्रियों की जनसंख्या गुणा कर क्या कर देते हैं, हजार कर देते हैं। अब आगे हमें लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न आगे क्या पूछते हैं कि लिंगानुपात का सूत्र कैसे निकाला जाता है। अब आगे प्रश्न पूछता है कि लिंगानुपात, अपन इसमें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ लिंगानुपात में, कि लिंगानुपात क्या करते हैं, किसी भी समुदाय, कोई भी अपना चाहे समुदाय हो, उस समुदाय के यानी कि क्या करते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं, यानी कोई भी किसी भी प्रकार का अगर समाज है तो समाज की क्या करते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं, उपभोग यानी कि उसका प्रारूप, रोजगार आदि को क्या करते हैं, समझने में लिंगानुपात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि अगर अपन लिंगानुपात का अगर अपन अध्ययन करते हैं तो किसी भी प्रकार का, चाहे समाज हो चाहे कोई समुदाय हो, तो समुदाय की क्या करते हैं, सामाजिक, यानी सामाजिक का मतलब होता है उसकी समाज की जितनी भी आवश्यकता होती है उसका यानी कि प्रारूप और उसका क्या होता है यानी कि आदि को समझने के लिए लिंगानुपात का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आगे अपन इसी के आधार पर कहते हैं कि लिंगानुपात, अगर लिंगानुपात को क्यों अध्ययन किया जाता है, पहले तो लिंगानुपात का इसलिए अध्ययन किया जाता है कि किसी भी समाज का, किसी भी समुदाय का, समाज की आवश्यकता, इसलिए लिंगानुपात को समझा जाता है। दूसरा, लिंगानुपात का अध्ययन इसलिए किया जाता है कि जानाकि यानी कि जानाकि के जितने भी लक्षण, जानाकि क्या चीज होती है, जानाकि क्या अर्थ होता है कि जनसंख्या का वर्तमान वह भविष्य या भावी पीढ़ी का जो अध्ययन किया जाता है, पीछे का और आगे भविष्य का, उसे क्या कहा जाता है, जानाकि। अपन पढ़ेंगे कौन से चैप्टर में, जनसंख्या वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जानाकि के संक्रमण सिद्धांत, जिसके अंतर्गत 5 अवस्थाओं का अपन अध्ययन करेंगे। जब में कहते हैं कि लिंगानुपात का अध्ययन क्यों, तो किसी भी यानी कि लिंगानुपात का दूसरे जानाकि के यानी कि लक्षणों, जानाकि के जो लक्षण है उनके बारे में, वह यानी कि जनसंख्या वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि, वह यानी कि व्यवसायिक संरचना, उसका प्रारूप को समझने पर क्या पड़ता है, अपना व्यापक प्रभाव। लिंगानुपात को किस तरह किसी समाज का जब अगर अध्ययन करते हैं तो लिंगानुपात को अपना ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है जानाकि कि अगर लक्षणों, जनसंख्या वृद्धि और अपने क्या करते हैं, व्यवसायिक संरचना या प्रवास आदि पर क्या करते हैं, बिल्कुल यानी कि प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है प्रभाव, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताऊं प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। लिंगानुपात में प्रवास का सर्वाधिक जो प्रभाव है वह स्त्रियों पर पड़ता है। अगर स्त्रियों की शादी यानी कि जब लड़की की शादी होती है, शादी होने के बाद में जब वो अपने गांव को यानी कि अपने घर को छोड़ के दूसरे स्थान पर जाती है, यानी अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर, यानी कहने का मतलब क्या, उद्गम और गंतव्य दो स्थान हो गए। तो यानी जहां से जा रही है वहां पर जनसंख्या क्या हो रही है, कम, और जहां जा रही है वहां पर जनसंख्या बढ़ रही है। तो ये क्या करते हैं, लिंगानुपात का व्यवसायिक संरचना पर और प्रवास पर और जनसंख्या वृद्धि पर, तीनों पर लिंगानुपात का प्रभाव पड़ता है। अगर आप कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ ले कि लिंगानुपात का किस किस पर प्रभाव पड़ता है, तो मैं यहां लिख रहा हूं जनसंख्या का, यानी कि एक तो व्यवसायिक पर, व्यवसायिक का मतलब क्या है, रोजगार पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि व्यवसायिक यानी रोजगार का। दूसरा प्रभाव पड़ता है प्रवास पर। तीसरा पड़ता है जनसंख्या यानी कि वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। जो आपकी जनसंख्या वृद्धि है इस पर भी यानी कि लिंगानुपात का क्या किया जाता है, प्रभाव, यानी कि लिंगानुपात के ऊपर इसका भी प्रभाव पड़ता है। आगे वाले अपन बिंदु की बात करते हैं लिंगानुपात में, कि राजस्थान में जो लिंगानुपात है जो पिछली शताब्दी है, अगर राजस्थान के अंतर्गत जो लिंगानुपात है वह पिछली जो आपकी शताब्दी है, यानी पिछली शताब्दी के अंतर्गत, यानी कि पीछे जो अपने पिछली अपने अगर शताब्दी की बात करते हैं कि राजस्थान के लिंगानुपात में पिछली शताब्दी की यानी कि पुराने समय की अगर अपन बात करते हैं तो लिंगानुपात आपका 900 से लेकर यानी कि 922 के बीच रहा है। पिछली शताब्दी में लिंगानुपात का, यहां मैंने बताया कि लिंगानुपात किसे कहा जाता है, लिंगानुपात का सूत्र क्या होता है,
लिंगानुपात का प्रभाव किस किस पर पड़ता है। आगे है कि पिछली लिंगानुपात है कितना, तो पिछली शताब्दी के अंतर्गत आप राजस्थान का अगर लिंगानुपात देखते हैं तो 900 से लेकर यानी कि कितना है 922। जब अगर हम 2001 से या 2001 व 2011 यानी 2001 से लेकर 2011 दोनों के बीच में अगर अपन लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, 2001 से 2011 के बीच में तुलना करते हैं तो कितने 6% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि पिछली शताब्दी में 900 से लेकर 922 के बीच में लिंगानुपात, सन 2001 से लेकर सन 2011 के बीच में अगर अपन लोग तुलना करते हैं तो कितने 6% की क्या होती है, वृद्धि। अगर अपन राजस्थान की जो अपनी कुल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या की लगभग यानी कि राजस्थान की जो अपनी कुल जनसंख्या है इसमें से यानी कि 3.56 करोड़ यानी कि क्या है, पुरुष हैं। यानी अपने राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं कुल जनसंख्या यानी जितनी आपकी जनसंख्या है उस जनसंख्या में से 3.56 करोड़ क्या है, पुरुष। और अगर आगे का अगर अपन बात करते हैं स्त्रियों की, अगर अपन बात करते हैं स्त्रियों की तो कुल जनसंख्या में से 3.30 करोड़ यानी कि क्या है, स्त्रियां। दोनों के बीच में अगर अपन बात करते हैं कुल जनसंख्या के पुरुष और स्त्रियों, अगर राजस्थान के अंतर्गत पिछली शताब्दी से देखते हैं 900 से लेकर 922 के बीच में लिंगानुपात रहा है, सन 2001 से सन 2011 के बीच में 6% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अगर अपन राजस्थान में कुल जनसंख्या में से अगर अपन देखा जाए तो कुल जनसंख्या में से 3.56 करोड़ पुरुष है, 3.30 करोड़ क्या है, स्त्रियां हैं। यानी कहने का मतलब है कि राज्य में 1000 पुरुषों के पीछे अगर राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं, 928 है। अगर अपन राजस्थान के अंतर्गत अपन बात करते हैं कितनी है, 928। राष्ट्रीय 928 है। अगर यहीं पर बात करें कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर अपन बात करें यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनके बीच में तुलना करें तो कितनी यानी कितने का अंतर हो गया, 940 और 928 यानी कि 12 क्या है, कम है। यानी कहने का मतलब क्या है कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है 1000 पुरुषों के पीछे। अगर अपन राष्ट्रीय यानी अगर अपन भारत के आधार पर तुलना करते हैं तो 940 है यानी कि भारत से राजस्थान का भारत से कितना क्या है, 12 यानी कि क्या है, कम है। अगर भारत के संदर्भ में अगर अपन भारत के संदर्भ में लिंगानुपात में राजस्थान का देखा जाए, अगर भारत के संदर्भ में राजस्थान का देखा जाए तो कौन सा स्थान है राजस्थान का। अगर भारत के संदर्भ में राजस्थान का अगर अपन स्थान देखा जाए तो राजस्थान कौन से स्थान पर है, 21वें स्थान पर है। अगर लिंगानुपात का अगर अपन पूछा जाए, अगर लिंगानुपात को अगर अपन को पूछते हैं इसमें अंतर्गत 3-4 प्रश्न बन रहे हैं। क्या प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि राजस्थान का भारत के संदर्भ में कौन सा स्थान है, 21वें स्थान पर है। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928 है, 940 यानी कि 12 क्या है, कम। अगर भारत के दोनों के बीच में अगर अपन लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं तो भारत का 940, 928 आपके राजस्थान का, दोनों के बीच में 12 क्या है, कम। अगर भारत के दृष्टि से या भारत के संदर्भ में अगर अपन बात करें राजस्थान के स्थान की बात तो 21वें स्थान पर क्या आता है, लिंगानुपात में राजस्थान का स्थान 21वां स्थान पर आता है। कई बार प्रश्न पूछ ले कि सन 2001 या सन 2011 के अनुसार पुरुषों की संख्या कितनी है, 3.56 करोड़ है। किसमें, कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या में से 3.56 करोड़ पुरुष हैं, 3.30 यानी करोड़ क्या है, स्त्रियां हैं। अगर अपन पिछली शताब्दी की बात करें लिंगानुपात में तो कितना है, 900 से लेकर 922 की। और 2001 से लेकर 2011 के बीच में अगर अपन तुलना करते हैं लिंगानुपात को तो 6% की क्या होती है, वृद्धि होती है। आगे लिंगानुपात के संदर्भ में देखते हैं कि राजस्थान भारत के संदर्भ में देखते हैं कि भारत के में केरल एक ऐसा राज्य है जिसको छोड़कर सभी राज्यों में स्त्रियों की तुलना में यानी कि पुरुषों के अनुपात से क्या है, कम है। यानी कहने का मतलब क्या है, केरल एक ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत यानी कि
भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के अंतर्गत केरल एक ऐसा राज्य है जिसके अंतर्गत स्त्रियों की संख्या क्या है, सर्वाधिक है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंतर्गत लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो किसका है, केरल का है। अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के यानी कि पश्चिमी हो, चाहे राजस्थान का पूर्वी हो, चाहे राजस्थान का उत्तरी जिला हो, उसके अंतर्गत लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से क्या मिलता है, यानी कि कम मिलता है। यानी कि अपन राजस्थान के संदर्भ में लिंगानुपात का पर इतना ही अध्ययन करते हैं। उसके बाद में आगे वाला जो पॉइंट है लिंगानुपात के बाद में आगे वाला जो पॉइंट आपका जो पॉइंट है वो अपन देखते हैं सार्थकता की दृष्टि से, यानी इसकी सार्थकता क्या है। तो सार्थकता क्या है, सार्थकता का अर्थ होता है, परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछने वाला है कि सार्थकता किसे कहते हैं। तो सार्थकता का अर्थ होता है कि 7 वर्ष या इससे अधिक 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का व्यक्ति जिसको पढ़ना, लिखना और गणना करना आता है, उसे क्या कहते हैं, सार्थकता कहते हैं। कि राजस्थान में अगर सार्थकता में देखा जाए तो सार्थकता कैसे निकालते हैं, 7 वर्ष या इससे अधिक उम्र का जो व्यक्ति होता है जिसको पढ़ना, लिखना, गणना करना जिसको आता है उसे क्या कहते हैं, सार्थकता कहते हैं। अब आगे का पॉइंट है कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, सार्थकता को प्रभावित करने वाले कारक, कि सार्थकता को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, प्रभावित। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सार्थकता को जो प्रभावित करने वाले कारक है नगरीकरण है, आर्थिक है, यानी सार्थकता को अगर प्रभावित करने वाले कारकों में देखते हैं जीवन स्तर है, जीवन स्तर। 3 ऐसे कारक हैं जो सार्थकता को क्या करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। सन 2011 की दृष्टि से देखा जाए, यानी सन 2011 यानी कि सन 2011 के अनुसार अगर अपन भारत का सार्थकता देखा जाए तो कितना आता है, 73.00%। आज अपन इतना ही पढ़ते हैं, आगे वाले पार्ट में अपन पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत यानी कि अपन जनसंख्या घनत्व का बिंदु देखेंगे। उसके बाद में अपन राजस्थान की जितनी जनजातियां हैं उस जनजातियों का क्या आगे वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे।